हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज नए टॉपिक की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा। तो कल आपने एलसीआर परिपथ के बारे में जानकारी प्राप्त की। एलसीआर परिपथ की एक तो आपने देखा फेजर आरेख, एक आपने देखा विश्लेषणात्मक अध्ययन। दोनों माध्यम से आपने कलांतर का मान देखा। उसके बाद में आपने क्या देखा? प्रतिबाधा का मान चेक किया। ये तो था एलसीआर परिपथ। अब एलसीआर परिपथ के ऊपर अनुनाद आवृत्ति चेक करते हैं। अनुनाद होता क्या है और अनुनाद कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुनाद। अनुनाद का मोस्टली यूज ये होता है बच्चों की जब एलसीआर परिपथ में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित धारा में जो प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात, इन दोनों का मान जहां बराबर आता है उसी अवस्था को या उसी संतुलन अवस्था को अपन अनुनाद कहते हैं। अनुनाद का मतलब थोड़ा सा और बेसिक जानकारी करें तो बेसिकली समझने की कोशिश करें तो यह है कि एल सी आर एक परिपथ है। तो जहां एक्स एल और एक्स सी, इसका मतलब ये हो गया प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात, इन दोनों का मान जहां बराबर आता है वही बिंदु अनुनाद कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा बनाएं तो इस तरह से डिजाइन करते हैं। देखिए बच्चों क्या है, जब एल सी आर परिपथ में, जब एल सी आर परिपथ में ऐसी प्रवाहित धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा का अधिकतम मान विद्युत धारा की अधिकतम मान प्राप्त हो वह प्रेरणिक प्रतिघात व धारितीय प्रतिघात बराबर हो, उसे अनुनाद परिपथ कहते हैं। तो मोस्टली जब आप इसकी परिभाषा बनाते हैं तब आप यह कह सकते हैं कि जब कोई एलसीआर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मान को तो अधिकतम रखते हैं और उसके साथ साथ में एक्सएल व एक्ससी मान, तो धारितीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात का मान आपस में बराबर हो, उसे अनुनाद परिपथ कहते हैं। तो इसका यह पार्ट हो जाएगा एक्सएल इंटू एक्ससी, ये आपस में बराबर होते हैं। अब एक्सएल की जगह क्या रख सकते हो बच्चों? पहली शर्त है, इनकी विशेषताएं जब चेक करते हैं तो कैसे आती है। देखिए विशेषताएं, तो इनकी विशेषताएं सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि एक्स एल इंटू एक्ससी। एक्स एल तो क्या है बच्चों? प्रेरणिक प्रतिघात है। एक्स एल तो है प्रेरणिक प्रतिघात और एक्ससी क्या है? धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात। अब इस समीकरण के माध्यम से जब मान ज्ञात करते हैं तो क्या था बच्चों? एक्स एल का तो मान आता है ओमेगा एल, यही आता है, और एक्स सी का मान क्या आता है? ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। यहाँ अनुनाद आवृत्ति को आर से, रेजोनेंस आर है तो यहाँ आर व्यक्त कर देंगे। अब ओमेगा आर, इस समीकरण को इधर से लीजिए आप, ओमेगा आर यहाँ जाएगा 1/LC। अब ओमेगा आर का जो मान आएगा वो आ जाएगा √LC। इस कोणीय आवर्ती का मान है अनुनाद में, ये आपका मान आ जाएगा फर्स्ट। तो अनुनाद की स्थिति में जब प्रेरणिक प्रतिघात धारितीय प्रतिघात का जब मान ज्ञात करते हो, ओमेगा आर है कोणीय आवर्ती, तो ओमेगा आर बराबर 1/√LC। एल क्या है? प्रेरणिक है, सी है संधारित्र। दूसरी प्रतिबाधा, बिंदु नंबर 2, जब प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं तो Z बराबर √R² XL माइनस XC का स्क्वायर। और प्रतिबाधा में अनुनाद की शर्त क्या है?
अब अनुनाद की जो शर्त है वो ये कह रहा है कि जहाँ अक्स एल है वहाँ अक्स सी है, तो जेड का जो मान है वो क्या जाएगा, आर का स्क्वायर इंटू 0 बराबर आर। तो जेड मिनिमम का मान है आर के बराबर हो जाए। ये दूसरी कंडीशन। कहने का मतलब अनुनाद की स्थिति में जेड मिनिमम वो आर के बराबर व्यक्त करता है। जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से ग्राफ आता है कुल मिला के। अब अनुनाद की स्थिति जब ज्ञात करते हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ है और ये कंडीशन आपकी मिल जाती है। यहाँ से जेड मिनिमम, ये एफ आर, ये फ्रिक्वेंसी एफ है, और ये आपका जेड मिनिमम मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम मान है, ये जेड मिनिमम मान है, जो किसके बराबर है, वो आर के बराबर है। ये आपका ग्राफ हो गया। तीसरी कंडीशन जब आप इसमें देखते हैं, धारा, विद्युत धारा आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस इंटू जेड। आई बराबर वी अपॉन आर होता है। आर की जगह अपन क्या व्यक्त किया है, जेड की व्यक्त किया है। जेड मिनिमम लिख सकते हैं। अब अधिकतम विद्युत धारा, चौथी बिंदु कहते हैं अधिकतम विद्युत धारा आई मैक्सिमम बराबर वी आर एम एस इंटू जेड। ये हो जाएगा वी आर एम एस जेड मिनिमम बराबर आर, या इसको आप आर से भी व्यक्त कर सकते हो। ये आपका आर का पार्ट। अब बात करते हैं कलांतर। ये इनकी विशेषताएं बच्चों। कलांतर, तो कलांतर जब एलसीआर परिपथ का ज्ञात करते हैं, एलसीआर परिपथ में तो क्या होता है बच्चों, टेन फाई बराबर अक्सल माइनस अक्सी इंटू आर। तो इसमें कह रहा है कि अक्सल और अक्सी का मान आपस में बराबर है, तो टेन फाई का जो मान है वो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एलसीआर जो परिपथ अनुनाद स्थिति में, एलसीआर परिपथ कला कोण में शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ की तरह व्यवहार करती है। यह आपका हो गया कलांतर। अब आगे और देखिए शक्ति गुणांक। तो देखिए क्या होता है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक को बोलते हैं पावर फैक्टर। ये होता है कोस फाई। अब कोस फाई का जो मान है वो अपन रख देते हैं 0 डिग्री, और कोस 0 का मान होता है 1। तो शक्ति गुणांक का जो मान है, पावर फैक्टर का मान 1 आता है, मैक्सिमम 1 आता। ये अधिकतम मान को व्यक्त करता है। अब बात करते हैं शक्ति। P बराबर V डॉट आई, और यहां लिख देते हैं कोस फाई। तो P बराबर V0 या V आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाई लिख सकते हो आप। V आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाई, और कोस फाई का मान क्या है बच्चों, 0। कोस 0 का मान क्या हो जाता है, 1। तो ये आपकी जो शक्ति है वो अधिकतम हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस। ये आपकी उस शक्ति होगी। कुल मिला के क्या ज्ञात करना है बच्चों, इनके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो आपने पहले ये देखा कि अनुनाद होता क्या। अनुनाद होने का मतलब ये होता है अक्सल व अक्सी का मान जहाँ बराबर होता है उसी बिंदु का, उसी अवस्था या उसी संतुलित अवस्था को अनुनाद कहते हैं। और अनुनाद को जब आप मान ज्ञात करते हैं तो अलग अलग मान होता है। इन मान को जब आप बराबर रखोगे तो ये ओमेगा आर एल, आर है रेजोनेंस, अंग्रेजी में इसको रेजोनेंस बोलते हैं, और इसको स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। तो स्मॉल आर से वर्ग कर लिया, इसको अंडर रूट में रखोगे, एक तो ये मान आ जाएगा। जब प्रतिबाधा का मान ज्ञात करो तो ये आर के बराबर आ जाता है मिनिमम। जेड मिनिमम का मान आर के बराबर होता है। धारा विद्युत धारा आरएमएस में है, वर्ग माध्य मूल मान में, तो ये ज्ञात कर सकते हो। मैक्सिमम में है तो ये आ जाएगी। एलसीआर परिपथ में जब कला कोण है, कलांतर,
जब फाई ज्ञात करते हो तब इसमें देखिए कलांतर का मान 0 आ जाता है, अक्सल व अक्षी का मान आपस में बराबर है तो ये 0 आ जाता है। 0 आने में एज ए प्रतिरोध की तरह विहार करता है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ की तरह क्या है विहार करता है। क्यों? V और I दोनों एक ही समान कला में होते हैं, दोनों के कलांतर का मान 0 होता है इस तरह से। उसके बाद शक्ति गुणांक होता है पावर फैक्टर कोस फाई। कोस फाई का जब मैक्सिमम मान लेना होता है तो 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, कोस 0 का मान 1 होता है तो पी फैक्टर का मान अधिकतम मान हो जाता है। इसी तरह शक्ति औसत शक्ति जब ज्ञात करते हैं P बराबर वी आई कोस फाई, V की जगह है वी आर एम एस, आई की जगह आई आर एम एस और कोस फाई। इस सूत्र के माध्यम से जब आप रखोगे या आप डायरेक्टली ये भी रख सकते हो बच्चों, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप क्या करते हो डायरेक्ट आपका ये फैक्टर भी यूज हो सकता है, जैसे आपने ये यूज किया इस तरह से, तो आप डायरेक्ट ये मान भी ज्ञात कर सकते हो। ये तो थे कुछ बिंदु, आप इसके ऊपर देखिए बच्चों। आगे बात करते हैं अनुनाद की कुछ विशेषताएं, जिसमें बैंड चौड़ाई या विशेषता गुणांक के बारे में चर्चा करते हैं। इस टॉपिक को आप थोड़ा सा देखिए। अब देखो बच्चों, ये आपको पार्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखो बच्चों, अगर कोई ये चीजें अगर आगे भी पूछ सकते हैं ना आवर्ती, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओमेगा आर का मतलब जाता है 2 पाई एफ आर, क्योंकि आवर्ती है वो 2 पाई एफ आर के रूप में लिख सकते हो। तो ये आपका जो फॉर्मूला जाएगा 1/√LC। तो एफ आर जो आवर्ती बुझले, ये अनुनादी आवर्ती है बच्चों, अनुनादी आवर्ती बुझले तो ये हो जाएगा 1/2 पाई √LC। इस तरह से आप व्यक्त कर सकते हो। कोणीय पूछ ले तो ये लिख देना, अनुनादी आवर्ती पूछ ली जाए तो आप ये मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो ये ग्राफ नजर आ रहा है ना, इसकी जगह आप जेड मिनिमम रख दिया तो यह जेड रख दिया, इसका जो ग्राफ बनेगा वैसे बनेगा बच्चों, अधिकतम धारा की तरफ व्यक्त करता है। ये जो धारा है आपकी, ये तो आई मैक्सिमम है, और ये क्या जाएगा अनुनादी आवर्ती है, और ये एफ हो जाएगा और ये 0 पार्ट हो जाएगा। इस तरह से व्यक्त कर सकते हो अधिकतम धारा को। अनुनादी आवर्ती का फॉर्मूला आपको ये यूज होगा। अब इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जब आगे का डेरिवेशन ज्ञात करेंगे ना बच्चों, तो इसका बहुत ध्यान से रखना, इसकी समीकरण की जरूरत पड़ेगी। अब नया टॉपिक बात करते हैं बैंड चौड़ाई व विशेषता गुणांक, वो देखिए। देखो बच्चों, बैंड चौड़ाई विशेषता गुणांक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ जाता है। बैंड चौड़ाई व विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक को तो लगते हैं थीटा से, और बैंड चौड़ाई को बोलते हैं डेल्टा एफ से। आप ये चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका सर्किट बनाते हैं, डायग्राम। ये एक लाइन है, एक ये लाइन होगी, और इसमें ये आपका अधिकतम हो, ये जो सेंटर पॉइंट है ये तो गई एफ आर, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और P1 P2 F1 F2, ये F, ये 0, ये क्या हो जाएगा बच्चों I, और ये हो जाएगा I मैक्सिमम, ये P मैक्सिमम, ये जो पॉइंट है ये तो हो जाए IRMS√2, ये हो जाएगा P मैक्सिमम बट्टा 2, और ये आपकी अनुनादी आवृत्ति हो गई, और ये I मैक्सिमम धारा। तो सबसे पहले P1, P2 ये क्या है बच्चों, अर्ध शक्ति बिंदु है, अर्ध शक्ति बिंदु। F1, F2 ये क्या है, अर्ध शक्ति आवृत्तियां।
और आई मैक्सिमम क्या है, धारा का अधिकतम मान। ठीक है, और एफ आर क्या है, अनुनाद आवृत्ति। अनुनाद आवृत्ति। और बैंड चौड़ाई का जो फॉर्मूला है वो ये होता है डेल्टा एफ, अधिकतम में से न्यूनतम आवृत्ति का अंतर, ये आपकी बैंड चौड़ाई का सूत्र ज्ञात है। तो इसमें ध्यान से देखिए बेटा, ये तो है आई, ये हो गया एफ। आई और एफ के मध्य, एफ है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, आई है धारा। ये प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को व्यक्त करता है, आई मैक्सिमम। और अर्थ शक्ति बिंदु P1 P2 है, और F1 F2 क्या है, अनुनाद आवृत्ति की क्या है, अर्थ शक्ति बिंदु। और FR है अनुनाद की आवृत्ति। जहां अक्षल अक्षी का मान बराबर होता है वो एक बिंदु होता है अनुनाद। और अब इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करते हैं, तो IRMS √2, तो इसको IRMS बोलते हैं या I0 भी व्यक्त कर सकते हैं। 70%, या आई मैक्सिमम कर दीजिए, एक ही बात है। बैंड चौड़ाई का सूत्र और डेल्टा है बराबर अंतिम में से प्रारंभिक आवृत्ति का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, धारा की परिभाषा को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करनी बच्चा। बिंदु P1 P2 पर, बिंदु P1 व P2 पर I बराबर, यहां क्या जाएगा बच्चों, I मैक्सिमम √2। I का जो धारा है वो I मैक्सिमम √2 के बराबर है। तो यह लिख सकते हो I मैक्सिमम। तो I की जो जगह रख देना है बच्चों V/Z, और इसकी जगह रख देना है V/R, और ये √2 यहां बच जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण नंबर को 2 मान लीजिए। V से V कैंसल, Z का जो मान है वो आ जाएगा √2R। अब Z क्या है, प्रतिबाधा बच्चों। तो Z क्या है, प्रतिबाधा। इसका मान क्या होता है, Z बराबर √R² अक्षर माइनस अक्षी का वर्ग। ये मान आप Z के ऊपर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, R² अक्षर माइनस अक्षी का स्क्वायर इक्वल टू √2 × R। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, R² अक्षल माइनस अक्षी का स्क्वायर बराबर 2R², ये आएगा। तो अक्षल अक्षी की जगह क्या रख सकते हो बच्चों, R², यहां से लिख देंगे ओमेगा L - 1/ωc का वर्ग इंटू 2R²। यहाँ से आ जाएगा ओमेगा L - 1/ωc का वर्ग बराबर 2R² - R²। ये हो जाएगा ओमेगा L 1/ωc का वर्ग, ये हो जाएगा R²। और ये से हो जाएगा ओमेगा L 1/ωc का मान हो जाएगा ±R। ये आपका मान आ जाएगा। यह समीकरण नंबर 4। अब बिंदु P1 P2 पर अलग अलग बिंदु पर अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। तो एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। तो बिंदु P पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा L - ω1c बराबर -R। बिंदु P2 पर ω2L - ω2c बराबर +R। यह समीकरण नंबर हो गई 5, यह समीकरण नंबर हो गई 6। अब कह रहा है कि बिंदु P1 पर तो यह मान आ रहा है, बिंदु P2 पर यह मान आ रहा है। अब समीकरण नंबर 5 व 6 को जोड़ करते हैं। समीकरण नंबर 5 व 6 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं तो क्या आता है बच्चों, ध्यान से देखो।
यहां से जोड़ते हैं इसको, ओमेगा एल, ध्यान से देखिए बच्चों, ये और ये पार्ट, तो ओमेगा एल 1 माइनस ओमेगा 1 सी, तो इसको मैंने क्या किया, एक साथ जोड़ देता हूँ, दिक्कत नहीं होगा। ओमेगा एल 1 ओमेगा 2, ये एल पोर्शन आ गया। अब माइनस चिन्ह आ रहा है, मैं माइनस 1 अपॉन क्या ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ। 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 बराबर 0। देखो बच्चों, प्लस माइनस को जब जोड़ोगे तो ये सारा का मान तो आ जाएगा 0, और W1 और W2 जब ऐड करोगे, L इसका कॉमन आ गया। अब यहाँ से माइनस चिन्ह है, 1 अपॉन सी को माइनस से बाहर रखोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो दोनों पार्ट माइनस में आ रहे हैं। अब इस समीकरण को क्यों ना इस बराबर रख देते हैं, W1 W2 L बराबर 1 अपॉन सी 1 अपॉन W प्लस 1 अपॉन W2। अब इनका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, W1 W2 L बराबर तो 1 अपॉन सी, इसका क्या जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा W1 W2 और ये W1 प्लस W2, ये आपका मान आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब करा इस पोर्शन में ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, तो क्यों नहीं इस समीकरण को काट देते, तो L बराबर 1 अपॉन सी 1 अपॉन ओमेगा 2, इस पोर्शन को यहाँ भेज देंगे, इधर ही ले आएंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 1 अपॉन एल सी, ये आपकी समीकरण आ गई। W1 डॉट W2, ये समीकरण नंबर आ गई 7। अब ये मान तो आपका आ गया। अब क्यों ना समीकरण नंबर 6 में से 5 को माइनस कर देते, तो आगे देखिए, समीकरण नंबर 6 में से 5 को घटाने पर आपको ज्ञात करना क्या है, आपको ज्ञात करना है बैंड चौड़ाई। तो ये मान जब ज्ञात करोगे तो इसी स्टेप से ज्ञात होगा। सबसे पहले आप कंफ्यूज मत होना इस समीकरण में। आपने देखा कि सर एक्चुअली फर्स्ट पार्ट आपने नेगेटिव क्यों रखा, सेकंड पार्ट आपने पॉजिटिव क्यों रखा। अगर आप यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव रखोगे तो ये ड्राइव नहीं होगा, इस कंडीशन में सूत्र नहीं करो। सबसे पहले क्या करते हैं, इस पहले वाले पार्ट को आपको नेगेटिव बनाना है, दूसरे पार्ट को पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव बनाओगे तो ये इक्वेशन नहीं डिफाइन हो पाएगी और ये कैलकुलेशन जो जैसा चाह रहे हो वैसी इक्वेशन नहीं बन पाएगी आपसे। इस वजह से मैंने पॉइंट P1 को नेगेटिव लिया, इसको पॉजिटिव लिया। अब मान को क्या करते हैं, इन मान में से ये मान घटा देते हैं, तो क्या जाएगा बच्चों, ओमेगा 2 ओमेगा 1 L 1 अपॉन सी 1 अपॉन ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। ध्यान से देखिए, ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कह रहा है कि ये जो पोर्शन है ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि ये जो पोर्शन ये तो हो जाएगा W1 क्या हो जाएगा माइनस और ये जाएगा प्लस, तो क्यों ना अपन इस समीकरण को प्लस कर देते। ध्यान से देखिए बच्चों, 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी, इस माइनस में से ये माइनस उठाओगे तो ये तो क्या ऑलरेडी आपके पास माइनस आ रहा है, बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में ये जो मान है ये तो हो जाएगा प्लस, जो आपके पास नजर आ रहा है ये माइनस, तो ये माइनस ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ क्या जाएगा बच्चों 2R, R माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा 2R। अब आप क्या करो, समीकरण को सोल्व कीजिए। W2 W1 L प्लस 1 अपॉन सी W21 माइनस W1 इंटू W1 इंटू W2 बराबर 2R। अब W2 W1 ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से L यहाँ से C और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और यहाँ से बचेगा 2R। ये पोर्शन आपका कॉमन आ गया। अब इस मान रखते हैं, तो मैं इस पार्ट को बेटा हटा रहा हूँ। इस पार्ट को हटाने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको डिस्कस करवा देता हूँ कि आखिरकार ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी है तो आपको थोड़ी सी समस्या नहीं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होने की वजह से इस पार्ट को मेरे को ड्राइव को मिटाना पड़ेगा। तो आखिरकार मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, या थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए, मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, ये मेरे को मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट है, जगह नहीं होने के कारण मैं यहाँ से ड्राइव करूँगा। सो सबसे पहले देखिए P1 P2 क्या है, अर्थ शक्ति बिंदु, F1 F2 क्या है, अर्थ शक्ति आवृत्ति, FR क्या है, अनुनाद आवृत्ति। बैंड चौड़ाई का क्या सूत्र है, अधिकतम में से न्यूनतम आवृत्ति का अंतर ज्ञात करना।
तो बिंदु P1 P2 का मान ये होगा, ये जो मान है I मैक्सिमम बटा 2, I मैक्सिमम बटा 2 किसके बराबर है, I के बराबर है। I का मान अब V अपॉन जेड ले दिया, या V अपॉन I भी लिख सकते हैं। I की जेड, R की जगह जेड यूज करते हैं और यहाँ V अपॉन R की तरह यूज करते हैं, प्रतिरोध की तरह। V से V कैंसल, जेड का जो मान है वो प्रतिबाधा का मान आपने यहाँ से ले लिया, √2R आपने यहाँ से रख दिया, इसका वर्क कर लिया, वर्क करके आपके पास ये स्टेप आ गई। अगर आपने XL को ओमेगा L और ओमेगा C से व्यक्त करते हो, इस तरह से डिफाइन करना है। ये डिफाइन करने के बाद आप जब समीकरण को सॉल्व करते हो तो ये माना जाएगा। तो इस ओमेगा R का जो मान है वो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, P1 के लिए ले लेते हैं नेगेटिव, P2 के लिए लेते हैं पॉजिटिव, ये मान आपका आ गया। इन दोनों समीकरण को जब जोड़ोगे तो ये माना जाएगा, इन दोनों में से घटाओगे तब आगे की जो इक्वेशंस है वो मैं ज्ञात करता हूँ। मैं इस पार्ट को नीचे से मिटा देता हूँ तो आपको दिक्कत ना हो। इस पार्ट को भी मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो क्या हो गया बच्चों, ये समीकरण है ω2 माइनस ω1। ω2 माइनस ω1, और ये क्या पोर्शन है बच्चों, L प्लस C 1 अपॉन। अब ये जो मान है, ये मान क्या आप यहां से रख सकते हो बच्चों, इसकी जगह ये जो मान है 1 अपॉन LC है, तो ये ω1 ω2 की जगह LC रख सकते हो। तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन LC, और यहाँ से क्या जाएगा 2R, ये आपका पार्ट आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको सोल्व करते हो, W21 W1 L प्लस 1 अपॉन C। तो अब ध्यान से देखो कि ये जो पोर्शन है ये L और C, तो ये क्या हो जाएगा LC प्लस 2R, ये हो जाएगा 1 नीचे, C से C कैंसल है, ω2 माइनस 1 ये हो जाएगा L प्लस L इक्वल टू 2R, W2 माइनस W1, इसका मतलब होगा कोणीय आवर्ती W2 माइनस W1, तो ये हो जाएगा 2L, ये हो जाएगा 2R, W2 माइनस W1 2R इक्वल टू 2L, ये हो जाएगा R अपॉन L, 2 से 2 कैंसिल, W2 माइनस W1 इक्वल टू R अपॉन L। अब जब आवर्ती के रूप में लिखोगे तो 2 पाई F2 माइनस 2 पाई F1 R अपॉन L। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 पाई कॉमन आ रहा है, F2 माइनस F1 बराबर R अपॉन L, तो F2 माइनस F1 R अपॉन 2 पाई L, और इसको डेल्टा F से भी व्यक्त करते हैं आप बैंड चौड़ाई को, तो ये R अपॉन 2 पाई L, ये आपकी बैंड चौड़ाई का सूत्र हो गया। ये समीकरण कितनी थी 7, ये हो गई 8, इसको बोलते हैं बैंड चौड़ाई का सूत्र। अब बात करते हैं विशेषता गुणांक। तो बैंड चौड़ाई का सूत्र आपको ज्ञात कर दिया, जिसको बोल सकते हैं बीटा भी बोल सकते हैं और डेल्टा F भी बोल सकते हैं। ये जो बैंड चौड़ाई बीटा की बात करते हो, ये है तरंग वाला चैप्टर। जब सेकंड भाग में तरंग के बारे में पढ़ोगे ना, बैंड चौड़ाई ज्ञात करें, वहां बीटा यूज करेंगे और यहाँ इसको डेल्टा F से व्यक्त करते हैं। 7वें चैप्टर में जब बैंड चौड़ाई ज्ञात करते हो अनुनाद आवृत्ति, तब आपका ये मान आता है। अब बात करते हैं विशेषता गुणांक। तो बच्चों विशेषता गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस पोर्शन को थोड़ा सा अपन मिटा देते हैं। क्यों कि विशेषता गुणांक का जब डायग्राम और डेरिवेशन जब ज्ञात करते हैं तो इसको देखते हैं क्या मान आता है। विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक थीटा। तो विशेषता गुणांक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FR इंटू डेल्टा F। अनुनाद आवृत्ति बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं। जब परिभाषा बनाए तो ऐसे बनाना, अनुनाद व बैंड चौड़ाई के अनुपात को अनुनाद
आवृत्ति व बैंड चौड़ाई के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं। थीटा कहते हैं। इसका जो डायग्राम है वो ऐसे होगा, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एफ, ये आई। ठीक है बच्चों, इस तरह से आवृत्तियां होती हैं। अब ज्ञात करते हैं एफ आर और डेल्टा एफ का मान। तो एफ आर का जो मान है वो बच्चों आपने कहाँ देखा? एफ आर का मान देख के मेरे को बताओ कहाँ यूज किया होगा आपने? एफ आर था अनुनाद आवृत्ति, जो आपने शुरुआत में किया था ना डेरिवेशन। तो आपने देखा एफ आर का मान, मैंने बोला कि ये मान आएगा 2 पाई 1/2 पाई अंडर एल सी, ये एफ आर का मान आया था। तो एफ आर का जो मान था वह था बच्चों 2 पाई अंडर एल सी। और डेल्टा एफ का मान क्या है जो आपके सामने आ रहा है? R/2 पाई एल, ये आपका मान आ गया। इनका अंतर चेक करते हैं थीटा में। तो क्या आता है? 1/2 पाई अंडर एल अपॉन सी, 1/R/2 पाई एल। तो यह जाएगा 1/2 पाई अंडर एल सी, और यहाँ आर आ जाएगा, और यह क्या जाएगा ऊपर? 2 पाई एल। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। एल से तो आप एल को ऐसे ज्ञात कर सकते हो, एल अंडर एल, नीचे क्या है बच्चों ध्यान से देखो, एल डॉट सी इंटू आर, एल से एल कैंसिल, तो ये बचाएगा 1/R अंडर एल अपॉन सी। तो थीटा का जो मान है वह आ जाएगा 1/R अंडर एल अपॉन सी। यह था विशेषता गुणांक का सूत्र। गुणांक का सूत्र अगर ओमेगा में आवर्ती के रूप में लिखना हो तो एक तो ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा आर एल बटा आर। सी के रूप में एक 1/c के रूप में रखते हो, 1/RC आर। ये एक अन्य रूप है, ये विशेषता गुणांक के अन्य रूप हैं। अन्य रूप के माध्यम में अगर कहीं पर पूछ लिया जाए न्यूमेरिकल के मान अन्य रूप, तब आप ये ज्ञात कर सकते हो। छोटा सा टॉपिक था, कोई बड़ा नहीं है, आप याद कर सकते हो। थोड़ा सा इसको थोड़े समझने की जरूरत होती है। बैंड चौड़ाई विशेषता गुणांक को जब आप ज्ञात करते हो तो समीकरण जो आपकी फिक्स आ रही थी, एक को तो जोड़ना, एक का घटाना, इससे आपकी बैंड चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। विशेषता गुणांक में क्या होता है? अनुनाद आवृत्ति और बैंड चौड़ाई के अनुपात का जो भी समीकरण निकालते हो वो लास्ट में जो मान आता है वो मान आपका होता है विशेषता गुणांक। और विशेषता गुणांक क्या बोलते हैं? अनुनाद आवृत्ति और बैंड चौड़ाई के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं, जो थीटा से व्यक्त करते हैं। यह आपका पार्ट हो गया बैंड चौड़ाई व विशेषता गुणांक। अब देखते हैं शक्ति, प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति या एसी शक्ति, इसके टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। जस्ट आप थोड़ा सा इस पार्ट को समझिए। अब बात करते हैं बच्चों प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति, एसी शक्ति। तो शक्ति की जब बात करते हैं पावर, वो V डॉट आई होता है, ये सूत्र होता है। तो V की जगह आप क्या लिख सकते हो? V0 साइन ओमेगा टी, और I की जगह लिख लो I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और इसमें कलांतर ज्ञात करते हैं, जब इन दोनों का जब अंतर आता है तो फाई आता है, WT माइनस प्लस फाइव माइनस फाइव WT, तो इसका फाइव हो जाएगा कलांतर कोण। फाइव देखते हैं कितना आता है शक्ति की अवधि। ये मान आप इस समीकरण नंबर यहाँ रखिए, P बराबर V डॉट आई। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, इसमें ये इंस्टानियस मान है V और I, ये मान आप यहाँ रख दीजिए। ये प्लस क्यों लिया कि इनके जब दोनों का जब अंतर ज्ञात करते हो तो फाइव होता है, तो इनके मध्य का जो ज्ञात करते हैं कोण वो कलांतर फाइव आता है। इस वजह से I की जगह ये ले लिया, V की जगह साइन ओमेगा टी ले लिया। अब आप P बराबर फॉर्मूला रखिए, V0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से V0 और I0 साइन ओमेगा टी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब कह रहे हैं कि ये जो पोर्शन है इसका सरल करते हैं समीकरण को। तो सरल करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, साइन ओमेगा टी कोज फाइव प्लस कोज ओमेगा टी साइन
फाई, ये आपका मान आ रहा है। अब क्यों नहीं ये मान, दोनों मान इस समीकरण के साथ ऐड होंगे, तो इस समीकरण के साथ जब ऐड होते हैं तो चेक कीजिए क्या रहा है, V0 I0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोज फाई प्लस V0 I0 साइन ओमेगा टी कोज ओमेगा टी इंटू साइन फाई, P बराबर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोज फाई प्लस V0 I0 बट्टा 2 साइन ओमेगा टी कोज ओमेगा टी और साइन फाई। क्या किया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर ये फॉर्मूला का, ये जो फॉर्मूला है ये किस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ये आप पी की जगह समीकरण रखते हो तो क्या जाएगा, V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ से आ जाएगा कोज फाई प्लस V0 I0 2, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ये आपके पास शक्ति का मान आ गया, ये समीकरण नंबर 2। अब औसत शक्ति लेने पर, औसत शक्ति लेने पर P एवरेज, ये क्या जाएगा, V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोज फाई, ये औसत शक्ति आ गई, प्लस V0 I0 बटा 2, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और यहाँ से आ जाएगा साइन फाई। और ये स्टेप बच्चे पार्टी को कहता हूँ ये स्टेप रह गई, तो इस स्टेप को और ऐड कर दीजिए, ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ भी औसत शक्ति। अब बच्चों औसत शक्ति जब ज्ञात करते हो ना तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत शक्ति है वो तो आता है 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी का मान आता है 0। तो ये जो मान आएगा वो क्या जाएगा, P एवरेज V0 I0, यहाँ से आता जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा कोज फाई प्लस 0, तो P एवरेज VRMS, या आगे जो स्टेप बढ़ाए तो ऐसे लिख देना बच्चों, V0√2 I√2 कोज फाई, इसको ऐसे लिख सकते हो VRMS IRMS कोज फाई। औसत शक्ति है वो बच्चों क्या जाएगा, VRMS IRMS इंटू कोज फाई, ये आपका औसत शक्ति माना गया, समीकरण नंबर 3। ये आपके पास औसत शक्ति है। अब औसत शक्ति का जैसे मान ज्ञात करते हैं, अब कोज फाई का मान है वो अलग अलग है, R के लिए कुछ अलग है, L के लिए कुछ अलग है, C के लिए कुछ अलग है। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं R के लिए। R के लिए जो फाई का मान था वो था 0, तो इसमें जो P का जो एवरेज मान है वो क्या जाएगा बच्चों, VRMS IRMS। अब दूसरा पार्ट L के तौर पर रहते हैं, तो पाई का मान क्या था बच्चों, π/2, तो यहाँ औसत शक्ति का मान क्या जाता है 0, कोज फाई π/2 का मान रखोगे तो ये सारी समीकरण क्या हो जाएगी 0। तीसरा पार्ट था C के लिए, C के लिए फाई का मान क्या रहा था बच्चों, -π/2, तो यहाँ से P शक्ति का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ प्रतिरोध में वो औसत शक्ति का मान अधिकतम आता है, और L और C के लिए शक्ति का मान कितना होता है, 0 होता है। P एवरेज या P बार ये 0 होते हैं। अब बात करते हैं शक्ति गुणांक, ये तो थी औसत शक्ति, अब ज्ञात करते हैं शक्ति गुणांक। इस पार्ट को बच्चों में थोड़ा सा समीकरण को दिखा देता हूँ, यहाँ से जगह लेके आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहीं से देखो बच्चों, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक होता है PF, पावर फैक्टर कोज फाई, ये मान होता है। और फाई का मान 0 रखते हैं तो कोज 0 का मान क्या हो जाता है बच्चों, 1, तो PF का मान क्या हो जाएगा 1, ये मैक्सिमम मान हो जाएगा। ये आया कैसे, फैक्टर के तौर पे, तो PF वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति, PF बराबर VRMS IRMS कोज फाई, आभासी का मान हो जाएगा VRMS
RMS, ये कैंसर पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो आपका आ जाएगा। ये आपका हो गया शक्ति गुणांक। ये आपका हो गया शक्ति गुणांक। अगर बच्चों अगर आपको प्रत्यावर्ती धारा का इस शक्ति का मान पूछ लिया जाए तो आप क्या करें, इन दोनों समीकरण के माध्यम से ज्ञात करते हैं। जहां तक अगर आपकी औसत शक्ति की बात ना जाए तब तक तो ये समीकरण आएगी। औसत शक्ति आने के बाद आपको यह पता करना है कि जब बार होता है उस बार का जो मान है स्क्वायर में है वो तो आएगा 1/2 और जो स्क्वायर में नहीं है वो आएगा 0। इस माध्यम से क्या ज्ञात करेंगे, ये मान तो बच जाएगा और ये मान 0 हो जाएगा। इस मान को आप याद कर सकते हैं VRMS IRMS cos फाई। अब कह रहा है कि फाई का मान कला कोण ज्ञात करते हैं R के लिए, तो R के लिए 0 होता है तो ये मान अधिकतम हो जाएगा। L और C के मान π/2 - π/2 होता है तो ये सारा का सारा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब शक्ति गुणांक का मान होता है PF = cos फाई, ये आपको प्रूफ करना है। तो वास्तविक जो शक्ति है वो तो आपकी हो गई है P एवरेज, और आपने अनुनाद में ज्ञात की P पावर, वहां था VRMS IRMS, वो हो गई आपकी वर्चुअल या आभासी शक्ति। इनको कैलकुलेशन में काटोगे तो आपकी cos फाई बच जाएगी। तो शक्ति का मतलब होता है पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक का मान होता है cos फाई, और फाई का मान निर्भर करता है कोण पर कि 0 है, 90 है या 180 है। 0 होगा तो अधिकतम होगा, 90 तो 0 होगा, अगर 180 है तो ये माइनस हो जाएगी शक्ति गुणांक। इस तरह से ये टॉपिक आप थोड़ा सा समझ लें। आगे का जो टॉपिक है वो कल के वीडियो में नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लगातार पढ़ते रहिए। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है बच्चों, वो कमेंट्स के माध्यम में आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। और वीडियो को जैसे अगर आपको पसंद आता है तो बच्चों देखो लाइक किया करो, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और बच्चों को जोड़ें। और सब्सक्राइबर का जो चिन्ह है उस पर आप क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कीजिए, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा वो उसी समय वो क्या आपके पास आ जाएगा। अब क्या ऑफलाइन बैच चल रहा है, ऑफलाइन के माध्यम से जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो कभी इसका टाइम फिक्स नहीं रहता है, कभी मैं अपलोड कर देता हूँ। तब ये क्या है, आपके पास सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन किया होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से ये वीडियो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो नेक्स्ट आ चुका है। और आप लगातार तैयारी करते रहिए, इसी चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट्स रह जाता है आप कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हो, और कोई टॉपिक पढ़ना है या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम में राइट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तब तक के लिए शुक्रिया, पढ़ते रहिए। और हम ये चाहते हैं लगातार पढ़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।